बीच में होने जा रहा है। आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो हमारी टैग लाइन है, सबके हैं सरदार, जय श्री वल्लभ की राष्ट्रकथा, यानी राष्ट्र निर्माता की राष्ट्रकथा, राष्ट्र निर्माता की राष्ट्रकथा, जय श्री वल्लभ राष्ट्रकथा इसका नाम है। अब आप ये कहेंगे कि इसे हम कहां सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जो भी मैंने पहले कहा कि जो किरण आज निकल रही है, ये किरण आपके सबके सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में फैलेगी। ये कथा जो आपके बीच में मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी मोबाइल को निकालिए, खासकर जो हमारे मीडिया के भाई हैं, भाई संकेत पटेल जी हों या हमारे दूसरे भाई जो बैठे थे पिछले अहरोरा में, उन्होंने अपना अच्छा कवरेज दिया था। और खासकर जो हमारे युवा हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सकता है ये कथा न छप पाए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इस कथा को जो धार देने का काम है वो सोशल मीडिया है। तो हमारे जितने भी युवा हैं वो अपने फेसबुक को अपनी मोबाइल में खोल लें और उसमें एक लाइव ऑप्शन आया है, उससे जा सकते हैं, जिससे कथा पूरे दुनिया में दिखाई देगी। और जो भी साथी हैं मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं और मेरी पुरानी तमाम कथाओं को जो सरदार पटेल के जीवन पर आधारित है, उसकी छोटी छोटी क्लिप हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब पर अपनी मोबाइल को खोल के हिंदी में लिखेंगे जय श्री वल्लभ राष्ट्र कथा, उसे सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी वीडियो उस पर पड़ती रहती है। वहां से भी आप हमें सुन सकते हैं। वल्लभानंद महाराज के नाम से भी हमें यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। आप सबके सहयोग से, जैसे मैंने टारगेट किया है कि 26 का वर्ष समाप्त होते होते पूरे भारत में, जिसमें पहला टारगेट उत्तर प्रदेश है, सरदार पटेल की कथा हर जिले, हर ब्लॉक, हर तहसील में हो जानी चाहिए। इस टारगेट को लेकर मैंने संकल्प लिया है, लेकिन ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। यदि आप सभी लोग सरदार पटेल के इस कथा को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से चलेंगे तो निश्चित तौर से ये कथा राष्ट्र स्तर पर पहुंचेगी। इसलिए आप लोग ध्यान से, ये जो हमारी कथा है ये 40 घंटे की है। कितने घंटे की? 40 घंटे की 10 अध्याय में मैंने इसको लिखा है, जो ये कथा है। अब एक दिन में कितना सुनाया जा सकता है, तो वो कथा जो मैं एक दिन में सुनाता हूं वो एक छोटे छोटे अध्याय की एक क्लिप बन पाती है। 5-10 मिनट में एक अध्याय को समाप्त करना होता है, तो हम समझते हैं उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक उठाएं जिसमें आपको अच्छा लगे और उसको आपको श्रवण कराऊं। तो सबसे पहले सरदार पटेल के 10 अध्याय में से 2 अध्याय एक साथ 15-15, 20-20 मिनट का एक अध्याय करके 5 मिनट का विराम देने के बाद तीसरा और चौथा अध्याय सुनाएंगे। तो पहला अध्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भारत में कैसे हुआ, और दूसरा अध्याय उनका बाल्यकाल, उनका शिक्षण हम आपको एक साथ श्रवण कराने जा रहे हैं।
3 बार हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्तुति करने के बाद कथा शुरू करेंगे। स्तुति में हम आप सबका साथ चाहते हैं कि हमारे पीछे आप भी दोहराएं। माइक हमारे माननीय आयोजक आदरणीय शंभूनाथ पटेल जी के हाथ में है, हमारे साथ दोहराएंगे, आप सब उनके साथ दोहराएंगे। कथा स्वतः प्रारंभ हो जाएगी। ओम जय श्री वल्लभाय नमः। 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 प्रिय कथा प्रेमियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आपके ऊपर तमाम जुल्म और ज्यादती हुआ करते थे। हमारे तमाम संतों, ऋषियों, मुनियों, धर्म गुरुओं ने समय समय पर इस धरती पर अवतार लिया है। आप सबको चौपाई भी याद होगी कि जब जब धरती पर जुर्म और अंधकार बढ़ता है तो एक मानव साधारण रूप से जन्म लेता है, और जब वो धरती छोड़ता है तो लोग उसे महामानव के रूप में याद करते हैं। इसी प्रजाजन के लोग, इसी देश के लोग, आम नागरिक, कुछ लोग मानव मानव महामानव, और लोग अंत में उनके कार्यों को देखकर लोग उन्हें भगवान के रूप में भी पूजते हैं, क्योंकि वो पैदा तो साधारण होते हैं लेकिन अपने कार्यों से महामानव बन जाते हैं। तो ऐसे ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म बालक वल्लभ भाई पटेल के रूप में होता है, जिनका कथा हम आपको उनका जन्म का सुनाने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए सबसे पहले इस देश में 1857 का एक महासंग्राम शुरू हुआ था, जो देश के कोने कोने में हो रहा था। देश के कोने कोने में अंग्रेजी फौज विजिट कर रही थी। पूरे देश में अंग्रेज जीतते हुए चले आ रहे थे। पूरे देश के राजाओं को झुका लेने के बाद, चाहे वो डायरेक्ट उनका राज छीनकर अंग्रेज अपने अधीन कर लिया करते हों, अथवा देसी रियासत के रूप में लगान के माध्यम से उनको अपने अधीन कर लिया करते हों, तो 2 व्यवस्थाओं से अंग्रेज इस देश में राज्य कर रहे थे। तब उसी समय आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की राजधानी, जिसे हम झांसी का नाम जानते हैं, उस झांसी में एक महारानी राज करती थी, जिनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई था। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना से अंग्रेजी हुकूमत जब टक्कर ले रही थी तो कई दिनों तक उनको परास्त करने में वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी थी, इसलिए उसने झांसी को भी एक दिन के बाद झुकाने का काम शुरू किया, और झांसी के चारों दरवाजों की तरफ से जो अंग्रेजी हुकूमत के गोलों की तड़तड़ाहट, जो उनके हाथ गोले जो चलाए जा रहे थे, जो उनकी बंदूकें चल रही थी, उससे झांसी के सभी द्वार को लगभग अंग्रेजी हुकूमत जीत चुकी थी। केवल 2 द्वार बचे हुए थे, एक ग्वालियर का द्वार और दूसरा कानपुर का द्वार। कानपुर का द्वार और ग्वालियर द्वार को छोड़कर पूरे झांसी को अंग्रेजी हुकूमत ने तोड़ दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के आगे पूरी झांसी में केवल धुआं और धुआं ही दिखाई दे रहा था। बड़ा ही वो काला दृश्य था झांसी का, जब झांसी के अंदर पूरे मानव जीवन का जीना दुर्लभ हो चुका था। लोग सांसें भी नहीं ले पा रहे थे। तब झांसी की महारानी ने अपने मंत्री परिषद को
और कुछ विशेष लोगों को अपने बैठक कक्ष में आमंत्रित किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज मंत्रिपरिषद की जो बैठक होने जा रही है वो इस बात के लिए बड़ी अहम है कि झांसी को ऐसे छोड़ दिया जाए या झांसी को बचाया जाए। बचाया जाए तो हमें क्या कुर्बानी देनी होगी, क्या कुर्बानी देने के बाद भी झांसी को बचाया जा सकता है। तब उसी बैठक में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए थे। वो दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति का इतिहास के पन्नों में आज सबसे बड़े नाम के रूप में जाना जाता है। उसमें एक व्यक्ति थे जो झांसी की सेना में मात्र सिपाही के पद पर कार्यरत थे, जो गुजरात राज्य के करमसद के में पैदा हुए थे। उसका पुराना नाम खेड़ा और नया नाम जिले का आणंद है। उस करमसद गांव में के लिए एक कहावत है कि उस गांव के लोग बड़ा अच्छा कर्म किया करते थे, इसलिए उस गांव का नाम करमसद, यानी अच्छे कर्म करने वालों का सद, अच्छे कर्म करने वालों का गांव, जिसका नाम है करमसद। उस इलाके, उस तहसील का उस जमाने में नाम था आणंद, जो भारत के गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के नाम पर पड़ा था। आज वो जिले के रूप में है। आज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को काट कर नया जिला बनाया गया है। उस जिले का नाम आणंद है। उसी आणंद में गांव करमसद है। वहीं के किसान परिवार में के झवेर भाई पटेल झांसी की सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत थे। झवेर भाई पटेल महारानी लक्ष्मीबाई के दरबार में एक साधारण सिपाही के रूप में बैठे थे और उसी में चूंकि युद्ध का मामला था तो महिला सेनापति के रूप में लक्ष्मीबाई की जो प्रमुख सेनापति थी, जो महिलाओं की सेना को संभालती थी, जिनका नाम झलकारी बाई था। ये दो लोग उस महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण ढंग से अपना रोल अदा कर रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने मंत्री परिषद और सैनिकों सहित सबसे सलाह रखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या उचित है। तो यहीं से कथा का स्वर बदलता है। सैनिक झवेर भाई ने महारानी लक्ष्मीबाई से कहा कि हे महारानी साहिबा, मैं बहुत भय युक्त ढंग से आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हे महारानी साहिबा, आप मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर कहीं नाराज ना हो जाएं। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हे झवेर भाई, आप खुलकर अपनी बात कहें, अपना सुझाव दें। यदि आपका सुझाव अच्छा होगा तो निश्चित तौर से हमारी मंत्री परिषद उस पर विचार करेगी। झवेर भाई पटेल ने महारानी लक्ष्मीबाई से कहा कि हे महारानी साहिबा, मेरा एक विचार है कि प्राचीन इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं कि जब राजा निर्बल हो जाया करता है, जैसे हम उदयपुर की कहानी पढ़ते हैं तो पन्नाध्याय का त्याग पढ़ते हैं कि राजा के बेटे को निकाल कर वो दासी पन्नाध्याय अपने बेटे को लेटा देती है, जिससे खूंखार दुश्मन उसके बेटे को मार सकते हैं, लेकिन राजा का बच्चा यानी राजा का वंश बच जाएगा। तो किसी जमाने में बड़ा होगा, जवान होगा तो अपना राज्य फिर पा जाएगा। हे महारानी साहिबा, मैं कुछ इसी प्रकार का विचार आपको देना चाहता हूँ, उससे आप नाराज ना हो तो महारानी साहिबा मैं अपनी बात रखूं। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हे झवेर भाई, अपने विचार को आप खुल के रखें। महारानी लक्ष्मीबाई से झवेर भाई ने कहा कि हे महारानी साहिबा, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस विकट परिस्थिति में आप अपने वंश को बचाएं। अपने वंश को बचाएंगी
तो निश्चित तौर से झांसी कभी फिर झांसी की हो जाएगी, कभी आपका वंश फिर से झांसी पे राजा हो जाएगा। लेकिन यदि वंश चला जाएगा तो हे महारानी साहिबा, तो दोबारा झांसी के वंश, झांसी को दूसरा वंश आपका नहीं मिलेगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हे झवेर भाई, आप गोल गोल बात ना करें, आप क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से इस मंत्री परिषद में अपना विचार रखें। झवेर भाई पटेल ने महारानी लक्ष्मीबाई से कहा कि हे महारानी साहिबा, मैं चाहता हूं कि चूंकि आज झांसी की विकट परिस्थितियां हैं, हमारे पास केवल 2 द्वार बचे हैं, तो यहाँ हमें शतरंज के खेल जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए शतरंज का खेल अगर हम समझते हैं तो शतरंज के खेल में जिस प्रकार से एक राजा की हत्या होने के बाद खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक उसके सिपाही और उसका अन्य कोई सदस्य, वजीर, महारानी, सेनापति मारा जाता है, तब तक शतरंज का खेल चलता रहता है। राजा की हत्या के बाद इस खेल समाप्त होता है, चाहे वो पहले ही दांव में क्यों ना राजा को मार दिया जाए। झवेर भाई ने कहा कि हे महारानी साहिबा, ठीक उसी प्रकार से शतरंज के खेल चूंकि मुझे आता है, मैं बचपन से शतरंज का खेल जानता हूं, इसलिए हे रानी साहिबा, मेरा स्पष्ट मानना है कि कल जब अंग्रेजों की फौज युद्ध के मैदान में हमारे साथ खड़ी होगी तो आप कानपुर द्वार पर लड़ने के लिए जाएंगी। लेकिन कानपुर द्वार पर आप नहीं जाएंगी, आपका कपड़ा पहनकर आपकी सेनापति जो इस सभा में मौजूद है झलकारी बाई, वो आपका कपड़ा पहनकर जाएंगी और हमारी पुरुष की जो सेना है वो ग्वालियर द्वार पर लगेगी और अंग्रेजों से हम ये आज ही उनको नोटिस भिजवा देंगे, आज ही हमको डुग्गी के माध्यम से घोषणा करवा देंगे कि कल हम दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध करेंगे। हे महारानी साहिबा, जो हम एक एक द्वार पर युद्ध कर रहे हैं, अंग्रेज हमें रोज एक एक द्वार तोड़कर हमारे अंदर घुस जा रहे हैं, एक एक द्वार हम वो कब्जा कर ले रहे हैं। कल हम अंग्रेजों से बोलेंगे कि हमारी लड़ाई आर पार की होगी, हम कल दोनों द्वारों पर एक साथ युद्ध शुरू करेंगे। कानपुर द्वार और ग्वालियर द्वार दोनों पर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हे अंग्रेज का कर्नल दलहाजू, आप में कुवत है तो आप आइए, कल हमसे युद्ध करिए कानपुर द्वार पर और महारानी साहिबा आप घोषणा करिए कि कल मैं कानपुर द्वार पर आपसे डायरेक्ट युद्ध करने के लिए आ रही हूं। इसलिए हे कर्नल दलहाजू, अगर आप में हिम्मत है तो कल मुझसे युद्ध करने के लिए कानपुर द्वार पे आ जाना और मैं महारानी लक्ष्मीबाई खुद कानपुर द्वार पर आपसे युद्ध करने के लिए आ रही हूं। लेकिन हे महारानी साहिबा, आप कानपुर द्वार पर नहीं जाएंगी, आपका कपड़ा पहनकर झलकारी बाई जाएंगी तो शतरंज का खेल सक्सेस होगा। दलहाजू अंग्रेजी फौज पूरी तरह से आपको मार डालने के लिए पूरी अंग्रेजी फौज सिर्फ और सिर्फ कानपुर द्वार पर फोकस करेगी, जिससे किसी तरह से महारानी को मार डाला जाए। और यही वो चकमा होगा महारानी साहिबा, जिससे हम आपको और आपके वंश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और तब हे महारानी साहिबा, आप ग्वालियर द्वार पर जो हम लोग खड़े रहेंगे, झवेर भाई ने कहा जो हम लोग खड़े रहेंगे, जो पुरुष सेना खड़ी रहेगी, उसके बीच से आपने वंश को लेकर के भाग जाएंगी ग्वालियर के रास्ते और आपने वंश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई सज्जन है, हो सकता है किताबें कुछ अलग बोलती हों, लेकिन जो भी साथी इस दृश्य को देखना चाहते हैं, आज भी 15 अगस्त के दिन जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, झांसी की किले में ये वीडियो फिल्म दिखाई जाती है।
उस वीडियो फिल्म में ग्वालियर द्वार से महारानी लक्ष्मीबाई को अपने वंश को पीठ पर बांधकर घोड़े से भागते हुए ग्वालियर रोड पर दिखाया जाता है। ये वीडियो फिल्म आज भी चलती है, हर 15 अगस्त को झांसी के किले में चलती है। मैंने 3 बार जाकर के वहां पर देखा है। ये सज्जनों, लेकिन बहुत बड़ा विकट प्रश्न था कि झबेर भाई खुद तो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, मंत्रि परिषद के तमाम लोग बगल में झांक रहे हैं कि झबेर भाई ने कौन सा रास्ता बता दिया। तो कुर्बानी देने के लिए तो झलकारी बाई को आना है। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई अपनी महिला सेनापति की तरफ इशारा करते हुए, उनकी तरफ नजरें डालते हुए कहा, झलकारी बाई क्या तुम इस शहादत देने के लिए तैयार हो? महिला सेनापति झलकारी बाई विनम्र हाथों से खड़े होके बड़े उत्साह के साथ कहा कि हे महारानी साहिबा, मैं अपने देश के लिए, अपने इस जन्म की मिट्टी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और यदि यह मौका अवसर मुझे मिल रहा है तो शायद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इतिहास के पन्नों में झलकारी बाई का अपना नाम होगा, जो अपने खून, अपने मिट्टी के लिए अपने खून का न्यौछावर करने जा रही है। ये तो इस सभा में उपस्थित सभी सेनापतियों, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी सैनिक हैं, उस सब के बीच में ईश्वर मुझे सौभाग्य दे रहा है कि मैं अपनी मिट्टी के लिए शहादत देने का अवसर पा रही हूँ। हे महारानी साहिबा, मुझे यह अवसर प्रदान किया जाए और मैं इस मिट्टी के लिए शहादत देने के लिए तैयार हूं। ये खबर, ये आवाज जब महिला सेनापति झलकारी बाई की गूंजती है उस बैठक कक्ष में, तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। और यह झलकारी बाई की आवाज सुनकर उनके एक एक सेनापति, चाहे वो सेनानी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर उत्साह बन जाता है, सबके अंदर विरोचित उत्साह आता है। उस विरोचित उत्साह से पूरे सैनिक एक साथ जोर से नारा लगाते हैं, बोलो झलकारी बाई की, बोलो झलकारी बाई की। इस नारे के साथ पूरी सभा में विरोचित उत्साह होता है और तत्काल वो फरमान जारी कर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि कल कानपुर के द्वार पर महारानी लक्ष्मीबाई दलहाजू जो अंग्रेजी कर्नल है उसे डायरेक्ट युद्ध करने के लिए आ रही हैं। इसलिए हे दलहाजू, तुम्हारे अंदर ताकत है तो आ जाइएगा कानपुर के द्वार पर, मैं खुद आ रही हूं अपनी तलवार लेकर। और तब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है, पूरी अंग्रेजी फौज कानपुर द्वार को घेर लेती है। पुरुष सेनानी ग्वालियर द्वार पर पहुंच जाते हैं। युद्ध शुरू होता है, अंग्रेजी हुकूमत टूट पड़ती है और युद्ध की शुरुआत होते ही महारानी लक्ष्मीबाई का कपड़ा पहने हुए महिला सेनापति, लक्ष्मीबाई की महिला सेनापति झलकारी बाई शहीद होती है। और जैसे ही शहीद होती है तो दलहाजू डायरेक्ट पहुंचता है कि रानी की लाश को जल्दी से खींच लिया जाए, क्योंकि रानी को मारने में हम कामयाब हो गए हैं। तो जैसे ही दलहाजू पहुंचता है, रानी की लाश के ऊपर रस्सी फेंकता है और कहता है इसको कैद कर लिया जाए। लेकिन जब वो देखता है तो जो शहीद होती हैं वो लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई होती हैं। शतरंज का खेल कामयाब होता है। अंग्रेजी फौज तुरंत कूद पड़ती है कि हमारे साथ तो कोई बहुत बड़ा चाल हो गया है, हमारे साथ जो चाल हो गया ये क्या हो सकता है। अंग्रेजी फौज को तुरंत आदेश देता है कि ग्वालियर द्वार को घेर लो। लगता है महारानी लक्ष्मीबाई उस द्वार पर होगी, लेकिन मित्रों, जो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु खुदा हाफिज, जो हमारा ईश्वर एक है, जिसको हमारे संतों गुरुओं ने कहा है कि ईश्वर एक है, उस ईश्वर की कृपा से तब तक महारानी लक्ष्मीबाई अपने वंश को बचाकर ग्वालियर दो रास्ते से बाहर जा चुकी होती हैं। और तब
अपने अंदर खूंखार भाव लेकर के दलहाजू कहता है कि चला दो अंधाधुंध गोलियां, चला दो अंधाधुंध राइफलें, चला दो अंधाधुंध हाथ गोले, कि पूरे के पूरे जो पुरुष सैनिक है मार दिए जाएं। जब उसमें तमाम लोग लाशों से लथपथ हो जाती है, पुरुषों की सेना पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है, लगता है जैसे पूरे सेना के अंदर, पूरे उस कंपार्टमेंट में केवल खून ही खून दिखाई देता है। तो कर्नल दलहाजू कहता है हमने सबको मार दिया, वापस चलो, हमारा काम सबका तमाम हो गया है। अब इसमें लक्ष्मीबाई है कि नहीं है ये पता तो नहीं है, लेकिन जब हमने सबको मार दिया है तो अब इसमें कोई शायद नहीं बचा होगा। तो प्रिय सज्जनों, कुछ देर के बाद उसी घायल अवस्था में जो चारों तरफ से अंग्रेजी फौज खड़ी होती है, वो देखती है इसमें से कौन आदमी है जो अपना सर उठाता है, जिसको हमने सबको लटा दिया है, उसमें कौन है जो सबसे पहले बैठता है। तब उसी में झवेर भाई पटेल खून से लथपथ उठकर बैठ जाते हैं। जैसे अंग्रेजी फौज की नजर पड़ती है, झवेर भाई पटेल को कैद करते हैं और कैद करके घोड़े पर बिठाकर इंदौर ले जाते हैं। क्योंकि इंदौर रियासत को अंग्रेजी हुकूमत पहले ही विजिट कर चुकी थी, पहले ही वो देसी रियासत के रूप में उन्हें अधिकार दे चुकी थी कि आप राजा तो रहोगे, लेकिन आपके ऊपर हम राज्य करेंगे। उस समय इंदौर के महाराजा थे जिनका नाम था तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव होलकर द्वितीय के स्पेशल जेल में अंग्रेजी हुकूमत की सेना पकड़कर झवेर भाई पटेल को कैद कर देती है। कई दिनों तक झवेर भाई उसमें कैदी के रूप में इंदौर के स्पेशल जेल में बंद होते हैं। अंग्रेजी हुक्मरान ये कहते हैं कि हे तुकोजीराव होलकर साहब, ये जो कैदी है बड़ा खूंखार है, वहां हमने सभी को मौत के घाट सुला दिया, लेकिन उसमें यह कैदी है जो जिंदा बच के आया है, इसलिए बड़ा खूंखार है, तो इसे जरूर ध्यान रखना, इसलिए इसे स्पेशल जेल में रखना। स्पेशल जेल में बंद कैदी झवेर भाई के सामने महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय, इंदौर के महाराजा, अपने सिपाही के साथ ऐसे टेबल पर शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन महाराजा तुकोजीराव होलकर भी शतरंज खेलना नहीं जानते थे, लेकिन प्रायः ये कहा जाता है कि राजा आप तब बनोगे जब आपको शतरंज का खेल आता होगा। आज भी गांव में एक कहानी है कि भाई वो प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई चुनाव जीतता है तो बार बार जीत रहा है, तो क्यों जीत रहा है? तो उसकी जनता कहती है भाई वो बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, वो फिर चुनाव जीत लेगा। भाई वो बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, वो फिर चुनाव जीत लेगा। यानी दुश्मन को वो गलत दिशा में मोल्ड कर देगा, गलत दिशा में उकसा देगा और खुद चुनाव जीत जाएगा। वो शतरंज का खिलाड़ी है। तो झवेर भाई पटेल मन में सोच रहे थे कि जो राजा तुकोजीराव होलकर सामने बैठे हैं वो शतरंज का खेल नहीं जानते हैं, शायद इसीलिए अंग्रेजों की हुक्मरान जो है, उन अंग्रेजों के उनकी बातों को, उनकी शर्तों को कबूल कर करके राजा बने हुए हैं। इसलिए तुकोजीराव होलकर के शतरंज का खेल खेलते देखते हुए झवेर भाई अंदर से मुस्कुरा रहे हैं कि राजा कैसे हार रहे हैं। इस मुस्कुराहट को देखकर जैसे ही नजर पड़ती है महाराजा तुकोजीराव होलकर की कैदी झवेर भाई पर, तो गुस्से से वो लाल पीले हो जाते हैं और जोर से कहते हैं, ए कैदी क्यों हंस रहा है? सिपाहियों
इस कैदी को बाहर लाओ, मेरे सामने पूछो ये क्यों हंस रहा है। राजा की बात को मानकर सिपाही कैदी झवेर भाई को लॉकअप से निकाल कर बाहर लाते हैं और राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा पूछते हैं, हे कैदी, तुम ये बता कि तुमने मुझे देख करके बार बार क्यों हंसा? तुम्हें अपने हंसी का कारण बताना होगा। झवेर भाई पटेल ने कहा, हे राजन, हे महाराज, मेरे हंसने का कोई अलग कारण नहीं है। झवेर भाई पटेल ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ इसलिए हंसा हूं कि आप एक राजा हैं और आप शतरंज नहीं जानते हैं। आपके मंत्री आपसे शतरंज का खेल जीत जा रहे हैं। हे राजन, आप नाराज ना हो, मेरे हंसने का कारण कोई और नहीं है, बस यही कारण है कि राजा कैसे हैं जो शतरंज नहीं जानते हैं। महाराजा तुकोजीराव होलकर ने फिर से बिगड़ैल भाषा में बात करते हुए कहा, हे कैदी, क्या तुम इस खेल को जानते हो? बड़े ही श्रद्धा भाव से कैदी झवेर भाई ने तुकोजीराव होलकर से कहा कि आदरणीय महाराज साहब, जी बिल्कुल राजन, मैं इस खेल को जानता हूं, इस खेल को जानता ही नहीं, अच्छे से जानता हूं। महाराजा तुकोजीराव होलकर ने फिर कहा कि अगर इस खेल को तुम जानते हो तो तुम्हें हमारे बगल बैठकर खेल को खेलना होगा। अगर तुम खेल को हार गए तो तुम्हारी सजा को दुगनी कर दी जाएगी, और यदि तुम इस खेल को जीत गए, यानी तुमने हमको इस खेल से जीता दिया, तो जो वरदान मांगोगे वो मिल जाएगा। आप सबको याद होगा, आपने सभी अपने बाबा दादा से, बूढ़े बुजुर्गों से बचपन में कहानियां सुनी होगी कि राजा वरदान दिया करते थे और अपनी बात पर कायम रहते, जो कह देते थे वो करते थे। उनको विश्वास हुआ, उन्होंने अपने बगल में बैठने का स्थान दिया। झवेर भाई पटेल ने महाराजा तुकोजीराव होलकर के बगल बैठकर शतरंज का खेल शुरू किया। शायद उन्होंने उस ईश्वर से मांगा होगा कि हे भगवान, आप मुझे वो शक्ति दें कि जो मैं वादा किया हूं राजा तुकोजीराव होलकर से कि शतरंज खेल जानता हूं, तो मुझे जिता देना। और ये जो अंग्रेजी हुक्मरान हैं, अगर ये मुझे छोड़ देते हैं, अगर मैं ये वरदान राजा से मांग लूंगा कि मुझे आजाद कर दिया जाए, लेकिन ये वरदान तो तब सफल होगा जब राजा के द्वारा किए गए वादे के मुताबिक शतरंज का खेल जीत जाएंगे। अगर नहीं जीत पाए तो हे भगवान, मेरी सजा दुगनी हो जाएगी। तो मैं जो सोच रहा हूं, हे भगवान, जो मैं सोच रहा हूं कि अब इस देश में अंधेरा छा गया है, भारत की सभी रियासतों पर सभी राजाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया है। जो काला अध्याय और भी आगे शुरू होगा, आखिर उसको भगाने के लिए, उस अंधेरी रात को काटने के लिए कौन बालक जन्म लेगा, कौन होगा, कौन तपस्या करेगा? तो हे ईश्वर, अगर मुझे इसमें सफल कर देंगे तो मैं आपकी ये तपस्या करूंगा कि कोई ऐसा बालक भारत में पैदा हो, मेरे घर में हो, ये भारत के किसी कोने में हो, लेकिन वो बालक जरूर पैदा होना चाहिए जो अंग्रेजों को इस देश से भगा दे। उस बात को सोचकर झवेर भाई पटेल ने खेल को स्टार्ट किया।
और जैसे ही झवेर भाई पटेल ने शतरंज खेलना शुरू किया, महाराजा तुकोजीराव द्वितीय के स्थान पर खेलना शुरू किया। एक तरफ महाराजा तुकोजीराव होलकर के मंत्री बैठे हैं, तो दूसरी तरफ तुकोजीराव होलकर द्वितीय की तरफ से कैदी झवेर भाई पटेल बैठे हैं। खेल स्टार्ट हुआ, ईश्वर की कृपा बरसी और डायरेक्ट ही झवेर भाई पटेल उस खेल को जीत गए। यानी मंत्री की तरफ का जो राजा था शतरंज में, उस राजा को पहले ही चाल में मारने का काम किया। बोलो झवेर भाई पटेल की, बोलो झवेर भाई पटेल की। प्रिय सज्जनों, अब राजा ने सोचा कि ये कैदी तो जीत गया, शायद ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य में रहता तो बार बार हमें अपने राज्य को संभालने में इसका दिमाग काम आता। इसलिए उन्होंने कहा, बड़े ही आदर भाव से उन्होंने कहा, झवेर भाई पटेल, आपने मेरी लंबी पुराने दिनों की जो जीत थी, जो हार थी, उसको आपने जीत में बदल दिया। आप जो चाहे वो वरदान ले सकते हैं, लेकिन उस वरदान में अगर आप अपना वरदान ना मांगे तो मेरे तरफ से पहले ही सुन लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि हे झवेर भाई पटेल, आप मेरे रियासत के सिपह सालार बन जाएं, आप मेरे प्रमुख सलाहकार बन जाएं, जिससे हम इस रियासत को चलाने में मुझे आसानी हो। यदि आप इसे भी ना चाहें तो आप हमारे इंदौर राज्य के अंदर जो उज्जैन डिवीजन है, उस डिवीजन का मैं आपको छोटा राजा बना दूं, आपको उस रियासत का तालुकदार बना दूं, आप छोटे रियासत के रूप में उज्जैन का राज्य चलाएं और हमारे अधीन रहें, जिससे हमारे इंदौर जैसे विशाल राज्य के जो मल्हारराव होलकर का जो गणराज्य था, इस विशाल राज्य को चलाने में आप हमारी मदद करें। आपको हम अपने रियासत की तरफ से डबल पद दे सकते हैं। एक तो पूरे इंदौर के राज्य के सिपह सालार के रूप में आप रहेंगे, मुख्य सलाहकार के पद पर आप रहेंगे, दूसरा आप उज्जैन डिवीजन के तालुकेदार भी रहेंगे। ये हमारी तरफ से पहले ही आपको इनाम के रूप में मैं देना चाहता हूं। लेकिन झवेर भाई ने कहा, हे राजन, जाके पावना फटी बेवाई, वो का जानय पीर पराई। हम लोगों ने सुना है कि जिसके पांव में बेवाई नहीं फटती है, वो दूसरे की पीड़ा नहीं समझता है। इसलिए हे राजन, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। हमने तो झांसी में खून की नदियां देखी हैं, हमने तो अपने साथ लाशों की ढेर देखा है। इसलिए आपके द्वारा दिया गया रियासत का, पूरे राज्य का सिपह सालार और उज्जैन डिवीजन का तालुकेदार, छोटे राजा का पद मुझे कबूल नहीं है। हे राजन, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि मुझे आजाद कर दिया जाए। मैं अपने गांव गुजरात के करमसद जाना चाहता हूं। और हे राजन, मैं अब तपस्या करूंगा कि अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म करने के लिए हे ईश्वर कोई ऐसा बालक पैदा हो जो अंग्रेजों को इस देश से विदा करे। प्रिय सज्जनों, आप सब जानते हैं 1857 का युद्ध कई वर्षों से चला था। 1861 में झवेर भाई पटेल को राजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय अपने सेना के सिपाही के द्वारा घोड़े पर बैठाकर अपने द्वारा किए गए वादे के मुताबिक करमसद गांव पहुंचा देते हैं। और करमसद गांव में झवेर भाई पटेल एक मंदिर में, जो संतराम मंदिर के नाम से मशहूर है, जो स्वामीनारायण के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, उस मंदिर में 1861 में तपस्या शुरू करते हैं।
1861 की तपस्या जब शुरू होती है तो 14 वर्ष तपस्या होती है। आप सब ने सुना होगा पौराणिक कथाओं में तमाम महापुरुषों की कि 14 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिलता है। 14 वर्ष के बाद उन्हें अच्छे इंसान मिलना शुरू होते हैं। 14 वर्ष की उस कठिन तपस्या में उनको तमाम परीक्षाओं से गुजरना होता है। उनका प्रकृति समय समय पर परीक्षा लेती है। जहां वो व्यक्ति नहीं डिगता है, अपने कदम पर चलता जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है, तो उसे वही ईश्वर एक मार्ग देता है। उस मार्ग पे चलकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप सबको बता दें, जो ये कथा मैंने लिखा है 2-3 साल में इसकी जीस्ट भी नहीं लिख पाया। 26 जुलाई 9 से मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर देश भर में 2 बार 9 में 34 दिन और 10 में 40 दिन भारत भ्रमण करने के बाद, धीरे धीरे समझने के बाद 14 साल के जो हमारे समझने की जो क्षमता थी, उसके बाद इस कथा को मैं अंजाम दे पाया। जो 40 घंटे की कथा मैंने कंठस्थ किया, रजिस्टर आपके सामने रखा हूं। कभी हो सकता है रख इसलिए लेता हूं, शायद मेरे दिमाग में कोई बात चल जाए, भूल जाऊं तो देख लूं। घंटा 40 घंटे तक आपके बीच में कथा कहने के लिए मुझे इस रजिस्टर के देखने की जरूरत नहीं। ये 14 वर्ष की तपस्या के बाद मुझे मिला है। 26 जुलाई 9 के बाद ये मुझे ज्ञान मिला, तब मैं आपके बीच में हूं। इस चंदौली की धरती से मैं देश दुनिया के लोग आज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। 15 मार्च को भी लखनऊ में जो कथा हुई, प्रतापगढ़ के सांसद माननीय एसपी सिंह पटेल जी हमारे बगल मौजूद थे। उन्होंने मंच से उतरते ही कहा कि वल्लभाचार्य जी को मैं चाहता हूं मेरी बगल फोटो खिंचवाएं, और आयोजकों से कहा कि सारे अखबारों में सिर्फ और सिर्फ यही फोटो दी जाएगी, कल के अखबार में सिर्फ यही फोटो छपेगी, और मैं गर्व महसूस करूंगा कि मैं सरदार पटेल पर 40 घंटे की कथा वाचन करने वाला हरि भाई पटेल के साथ फोटो खिंचवा रहा हूं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र समाप्त होने के बाद मुझसे मिले पटेल साहब, और मैं प्रतापगढ़ में 6 दिवसीय कथा आयोजित कराऊंगा, जिससे आपके 40 घंटे ना तो कम से कम 20 घंटे की कथा तो हमें सुनने का मौका मिले। आज उसके बाद दूसरी उपलब्धि, मैं कल आया, लगभग 2-3 महीने से 24 जनवरी के पहले से ही इंजीनियर आरबी सिंह पटेल साहब बैठे हैं। कई बार इन्होंने कहा आ जाइए, हम 2-3 घंटे आपसे बात करना चाहते हैं। कथा में जैसे कहा मैं आ रहा हूं, इंजीनियर साहब ने कहा मेरे यहाँ प्रवास करेंगे, मेरे यहाँ रुकेंगे। हरि भाई पटेल जी, आपके साथ जो मैंने देखा काबिले तारीफ होगी। सामने कहे बात शायद किसी को लगती हो कि मैं इसलिए कह रहा हूं। इंजीनियर 14 वर्ष की मेरी तपस्या में, जो मेरे जीवन में जो मेरा अध्ययन था, उसमें कम से कम 20% इंजीनियर साहब ने मेरे दिमाग को और खोला, 20% मेरे ज्ञान को और इजाफा दिया, और संकल्प लिया। इंजीनियर साहब बैठा के हमें चुनार किले पर लगे। मुझे गुजरात में 4 नवंबर 24 को भुज जिले के नखड़ताड़ा में 51,000 की भीड़ में वल्लभानंद महाराज की उपाधि मिली है। मेरा नाम हरि भाई पटेल है। वल्लभानंद महाराज इसलिए क्योंकि वल्लभ भाई पटेल पर मैंने कथा लिखी है। 50,000 की भीड़ में 11,000 रुपए के पुरस्कार पर मुझे पहला पुरस्कार मिला कि सरदार पटेल पर इतना बड़ा व्याख्यान 40 घंटे तक बगैर देखे, बगैर किताब पढ़े हुए बोलने वाले आप व्यक्ति हैं, इसलिए आपको यह पुरस्कार पहला पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो प्रिय सज्जनों, वो 14 वर्ष की तपस्या, मैं आपको मूल कथा पे ले चलता हूं। 14 वर्ष की जो तपस्या झवेर भाई पटेल की हुई, तो 1861 में 14 वर्ष जोड़िए तो कितना होता है? 1861 प्लस 14, 1875 में ईश्वर ने कहा होगा, हे झवेर भाई, अगर तुम बेटा ही मांग रहे हो कि अंग्रेजों को इस दुनिया से भगा दे, अंग्रेजों को भारत से भगा दे,
अंग्रेजों के हाथों से भारत को मुक्ति दिला दे, तो ये बेटा भारत के किसी दूसरे कोने में क्यों? अगर तपस्या आपने किया है तो झवेर भाई तुम्हारे घर में ही मैं बेटा भेज रहा हूं, तुम्हारे घर में ही बेटा भेज रहा हूं। तो 14 वर्ष की बाद 1875 में 31 अक्टूबर को जो 10वां महीना होता है, हम भी जब अपने मां के गर्भ रहे होंगे तो कितना दिन, 9 महीने, 2-4 दिन आगे पीछे 14 वर्ष की तपस्या जब पूरी होती है तो माता लाडबाई के गर्भ में वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं। और जैसे ही 9वां 10वां महीना लगता है, वैसे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने ननिहाल में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाप उनके साधु हो जाते हैं। बाप क्या करते हैं? तपस्या करके साधु हो जाते हैं। आप सोचिए, हमारी वो माताएं और बहनें जिनके पति साधु हो जाएं तो कहां जाएंगी? मायके जाएंगी। जब झवेर भाई साधु हो जाते हैं तो झवेर भाई की पत्नी माता लाडबाई कहां जाती है? अपने बाप के घर जाती है, अपने बाप के घर में रहती है। उनका मायका उनका घर चलाता है, उनके बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों की पढ़ाई करवाता है। वल्लभ भाई पटेल 5 भाई थे, सोमा, नरसी, विठल, वल्लभ, काशी। भाई पटेल सबके आगे जोड़ दीजिए, एक बहन राहिबा। सोमा, नरसी, विठल, वल्लभ, काशी। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को माता लाडबाई के गोद में नाड़ियाद में, यानी अपने ननिहाल में, अपने नाना के घर होते हैं। और जब बालक पैदा होता है तो इतना खूबसूरत होता है, उस बालक के चेहरे पर इतना तेज होती है, उसको पहचानने वाले पहचान जाते हैं कि ये बालक तो 32 गुणों से युक्त है, ये बालक 32 गुणों से युक्त है, यानी बहुत प्यारा है। तो प्यारा को दूसरे भाषा में वल्लभ कहते हैं। कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो उसे वल्लभ कहते हैं। जैसे हम पार्वती वल्लभ, सिया वल्लभ के रूप में कथाओं में सुनते हैं। तो इतना प्यारा बालक है, जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के लिए कहा गया कि जब बुद्ध का जन्म हुआ, यानी जब बुद्धावतार हुआ, तो उनके पिता महाराजा के दरबार में आसीत मुनि आए। आसीत मुनि ने कहा, वो बालक जो आपके यहाँ पैदा हुआ है, हे राजन, मैं उसे देखना चाहता हूं। महाराजा ने कहा, बालक को लाया जाए, आसीत मुनि हमारे गुरुवर को दिखाया जाए। उनकी ओर चेरिया अंदर गई, उसने कहा, बालक सो रहा है। महाराजा ने कहा कि हे मुनिवर, बालक सो रहा है। मुनिवर ने कहा, नहीं, वो बालक सो नहीं रहा है, ये आपकी जो चेरिया है ये झूठ बोल रही है। इससे एक बार फिर से कहिए कि जाइए देखिए, बालक सो नहीं रहा है। दोबारा चेरिया गई और सिद्धार्थ को जब ला के देती है, आसीत मुनि अपने हाथ में उठाते हैं, तो जैसे ही देखते हैं आसीत मुनि बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। और जैसे ही हंसते हैं कि एक घड़ी, एक क्षण देखने के बाद उनके आंख से आंसुओं की धारा निकलती है। उनके आंख से आंसुओं की जब धारा निकलती है, बच्चा उनके गोद में सिद्धार्थ होता है, तो जो वहां की रानी, महारानी पटरानी जो खड़ी होती है, जो चेरिया खड़ी होती है, वो कहते हैं, हे राजन, अनर्थ हो गया। किसी बालक को अपने गोद में लेकर, उसी समय से यह परंपरा है, आज भी पूरे भारत के किसी भी कोने में, यहां पर भी वही होगा। कोई माँ या कोई भी महिला बच्चे को, छोटे बालक को गोद में रह के आंसू नहीं बहा सकती। जब उसे रोना होता है तो बच्चे के दूसरे को गोद में पकड़ा देती है। यदि कोई महिला बच्चे को हाथ में लेकर रोती है तो दूसरी माता बहन उसे डांटती है, कहती है, चुप रहा, बच्चे को हाथ में लेके, गोद में लेके मत रोना। तो आसीत मुनि जब रोते हैं तो राजन कहते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो आसीत मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जो 27 बुद्ध पैदा हो चुके हैं, उनकी स्थिति अलग थी
लेकिन ये वास्तविक रूप से धर्म के परिवर्तक होगा। बुद्धा अवतार हो चुका है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। लेकिन हे राजन, जब ये बुद्ध बनेगा तब मैं धरती पर जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए हे राजन, मैं रो रहा हूं। तो कहा जाता है, हमारे पुरखे भी कहते हैं, कौन हार बिरवान के होत चीकने पात, कौन हार बिरवान के होत चीकने पात। यानी जो बिरवा, जो आम का पेड़ जब देखते हैं वो जमता है, उसमें जितनी बड़ी पत्ती निकलती है और चौड़ी पत्ती निकलती है, हम सब उस पेड़ को रोपते हैं कि शायद ये आम का वृक्ष बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा। तो ऐसे ही एक ईश्वर के रूप में हम सबको आजादी दिलाने के लिए वल्लभा अवतार होता है, वल्लभा अवतार होता है। अभी माननीय इंजीनियर साहब मुझे लेकर के गए, चुनार में दिखाए गजब का इतिहास। चुनार किले के जस्ट आगे वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे जिनका नाम विट्ठल था, उनका जन्म चुनार में हुआ है। मैं किस धरती पर बैठा हूं, और वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई का नाम विट्ठल भाई है। यानी विट्ठल को आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, लेकिन विट्ठल को गुजरात वालों ने सुना। आज हर गांव में एक विट्ठल भाई पटेल है। वो कहां पैदा हुए? आपके चुनार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। जो यहाँ आए थे, तपस्या किए थे, वो कूप बना हुआ इंजीनियर साहब इन्होंने मुझे दिखाया। हमने कहा वल्लभ भाई और विट्ठल भाई, और उन्हीं का कथा कहने के लिए आ गए हरि भाई। ये गजब संयोग है, ये ऐतिहासिक मिलन है कि मैं आज इस धरा पे हूं। ये तो उस समय चुनार से लेके सब एक ही था। ये वही पृष्ठभूमि है, वही मिट्टी है। मैं कहना चाहता हूं, तब उनका नाम 32 गुणों से युक्त, उनके चेहरे की तेज को देखते हुए उनका नाम वल्लभ भाई रखा गया। उनका नाम वल्लभ भाई रखा गया, यानी वल्लभा अवतार हुआ। अब सोचिए, भारत में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिनको यह अवसर मिला हो कि उनके बाप ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ हो। कोई नाम होना तो मुझे बता देना। वल्लभ भाई पटेल के समकालीन जितने भी महापुरुष, जितने भी क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके किसके पिता 1857 के युद्ध में भी लड़ रहे थे? ये पहले व्यक्ति हैं वल्लभ भाई पटेल का परिवार, जिनकी पुत्री जहां हम लोग बैठे हैं आज, बताया जाता है इसके बगल अहरौरा, उसकी जो मौर्यकालीन इतिहास था। तो मैं भारत के इतिहास में कुछ चरित्र को देखता हूं, कुछ कैरेक्टर को देखता हूं। वो जो चरित्र है उसमें प्राचीन भारत के अखंड निर्माता का नाम जब भी हम लिखते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा, प्राचीन अखंड भारत के निर्माता का नाम सम्राट अशोक है। तो मैं तो ये कहूंगा, सम्राट अशोक के बाद द्वितीय अवतार के रूप में छत्रपति शिवाजी का अवतार होता है, और तृतीय अवतार के रूप में अगर अशोक का अवतार होता है तो वल्लभ भाई पटेल का वल्लभा अवतार होता है। और तब सेम कैरेक्टर मिलता है। जिस प्रकार से अशोक की पुत्री बगैर शादी किए हुए भारत की संस्कृति को दुनिया में फैला देती है। पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया में किसने फैलाया? उस कैरेक्टर का नाम है कुमारी जीवन जीते हुए कुमारी संघमित्रा का। और तब उस ईश्वर ने कहा होगा कि अगर आधुनिक भारत का निर्माता आ रहा है, इसके हाथों से फिर से एक विशाल भारत को बनवाना है, तो इसके घर में ही एक ऐसी पुत्री जानी चाहिए जो अशोक की पुत्री की तरह रोल अदा करे। और तब उनके घर में, वल्लभ भाई पटेल के घर में, कुमारी मणिबेन का भी अवतार होता है, जो आजीवन अपने पिता के, मैं इंजीनियर साहब को बोल रहा था कि अशोक का इतिहास अगर आज नहीं होता, अगर कुमारी संघमित्रा नहीं होती, और वल्लभ भाई पटेल की आज डायरी नहीं होती, अगर मणिबेन पटेल नहीं होती, अगर उनकी डायरियां जिंदा हैं,
इस देश में इतिहास लिखने वालों ने मार डाला है वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन उनकी पुत्री मणिबेन थी जिन्होंने सजो कर रखा। और आज वो एक के बाद सब एक उजागर हो रहा है कि हम सब लोग आज किताबों के माध्यम से एक एक नई बात खोज के ला रहे हैं जो आप सबको समझा रहे हैं। अगर उनकी पुत्री मणिबेन ने सजाया नहीं होता, इसलिए इस जीवन का जो पहिया है, जो संसार चलता है, इसमें महिला और पुरुष का समान योगदान है। जिस प्रकार से हमारे भाई का है, उसी प्रकार से हमारी माता और बहनों का योगदान है। कोई परिवार जब संयुक्त रूप से चलता है, जिस परिवार में जितनी ज्यादा मित्रता और जितनी ज्यादा सलाह से, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन के रूप में हो, चाहे बाप बेटी के रूप में हो, जितना ज्यादा सहयोग और सलाह से परिवार आगे बढ़ता है, वो परिवार हमेशा सफल और सक्षम परिवार होता है। इतिहास के पन्नों में हम अशोक से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, अगर शिवाजी महाराज की बेटी नहीं तो उनकी मां तलवार लेके उनके पीछे खड़ी होती हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का कैरेक्टर जब आप देखेंगे, माता राष्ट्रमाता जीजाबाई, तो जब बेटा 16 साल का गद्दी पर बैठा होता है, तो उस समय हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि महिला होने के नाते वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती। तब उनकी मां कहती है, मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकती, लेकिन मेरा बेटा गद्दी पर बैठ सकता है। तो अगर शिवाजी का साम्राज्य, उनका इतिहास हम समझ रहे हैं, तो उसमें भी रोल है राष्ट्रमाता जीजाबाई। उसके बाद का अगर रोल आता है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का रोल आता है। यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक अवतार के रूप में भारत में जन्म लेते हैं और इस देश को आगे बढ़ा करके हम सबको आज आजाद भारत देते हैं। तो ये रहा उनके जन्म की कथा। अब दूसरी कथा है उनके बाल्यकाल और उनके शिक्षा की कथा। ये कथा यहीं पर मतलब मैंने स्टार्ट में समझाने का काम किया है। ये कथा इतने